नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा एक ऐसी वीज़ा स्कीम लाई गई है जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बैकलैश देखने को मिल रहा है, स्पेशली क्योंकि ये पूरे स्कीम के अंदर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को शामिल नहीं किया गया है। या आप देख सकते हो, यूके फेसेस बैकलैश एज इंडियन यूनिवर्सिटीज़ डोंट फीचर इन न्यू ग्रेजुएट स्कीम। तो ये पूरा है क्या स्कीम, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है और स्पेशली यहाँ पर एलिटिज्म का सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है। काफ़ी कुछ जानने को इस पूरे वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि 5 जून को 2 दिन के बाद एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट होगा स्टडी IQ पर, आप उसको जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं स्टडी IQ पे, तो आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पर जितने भी फीचर्स हैं कोर्सेज के मिल जाएंगे और कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा अंकित40, क्योंकि इससे आपको जो डायरेक्टली डिस्काउंट है मैक्सिमम 40% का वो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, यूके के द्वारा यहाँ पर एक स्कीम लाई गई है, इसको बोला जा रहा है हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल HPI वीजा स्कीम। मैं भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसके अंदर हुआ क्या है, एक तो चीज आपको ये समझना चाहिए कि यूके के अंदर काफी सारे चेंजेस करने की कोशिश की जा रही है पोस्ट ब्रेक्जिट। वो आपको पता ही है, ब्रेक्जिट का मतलब ये हुआ कि यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया था और इसकी वजह से आज के डेट में यूरोपियन यूनियन के अंदर 28 के बजाय 27 देश ही इसके अंदर हैं यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि यूके बाहर हो गया। तो यूके का मेन बाहर होने का कारण क्या था कि वो चाहता था कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहीं के लोगों को मिल सके। ज़्यादातर जो यूरोप के बाकी लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट ले लेते थे लंदन में आके, यूके के अंदर आकर, ऐसा ना हो। इसी की वजह से अब यूके ने यहाँ पर एक स्कीम लाई है जिसके थ्रू वो चाहता है कि जो हाईली स्किल्ड ग्रेजुएट हैं, दुनिया भर में जो हाईली स्किल्ड ग्रेजुएट्स हैं, जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहीं से उनको जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको वर्क वीज़ा दिया जाएगा। मतलब वो यूके के अंदर आकर काम कर सकते हैं। बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वहां से स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको वर्क वीजा नहीं दिया जाएगा। तो ये पर्टिकुलर स्कीम जो मैं आपको बताया, HPI रूट, दैट इज हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल रूट, इसके तहत क्या होगा कि 2 साल का वीजा अभी के लिए दिया जाएगा। अगर आपने PhD किया है तो आपको 3 साल का, और नॉर्मल अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको 2 साल का वर्क वीजा मिल जाएगा, ताकि आप यूके के अंदर आकर काम कर सकते हो। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि कौन से ग्रेजुएट, अगर आपने उन टॉप यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएशन किया है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो 3 सबसे बड़ी जो रैंकिंग दी जाती है यूनिवर्सिटीज़ की, एक तो हो गया QS, दूसरा टाइम्स हायर एजुकेशन आपने सुना होगा, और तीसरा है एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़। अगर इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में किसी 2 के अंदर आपके यूनिवर्सिटी का नाम है और पिछले 5 साल के अंदर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर PhD किया है, तो आप ये स्कीम ले सकते हो। मतलब यूके के अंदर आकर काम कर सकते हो और 2 साल का एटलीस्ट आपको वीज़ा मिल जाएगा और उसके बाद आगे भी वो एक्सटेंड किया जा सकेगा। तो ये बात ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बोलने के लिए तो ये सभी नेशनैलिटी के लिए खुला है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, साउथ एशिया से, अब साउथ एशिया जब मैं बोलता हूं तो इसके अंदर पाकिस्तान, भारत, नेपाल, ये सारे देश आ जाते हैं। तो इनमें से कोई भी एक सिंगल यूनिवर्सिटी इसके अंदर नहीं है। मतलब यहां से अगर कोई बच्चा, आप सोच के देखो, IIT से, IIM से अगर कोई बच्चा पढ़ के गया है तो उतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से पढ़ने के बाद भी आपको यहां पर वीजा नहीं दिया जाएगा, वर्क वीजा। इसके अलावा सुंदर पिचई हो गए, सत्य नेडाला हो गए, वो भी इन सारे यूनिवर्सिटी से नहीं थे। तो आज के डेट में अगर वो भी जाकर अप्लाई करते हैं तो आप सोचिए उनको भी वीजा नहीं दिया जाएगा। और इसी की वजह से यूके के ऊपर अब यहां पर आरोप लग रहा है एलिटिज्म का, कि जो एलिटिस्ट रैंकिंग सिस्टम होता है उसके आधार पर वर्क वीजा यूके ने देना स्टार्ट किया है। और मोस्ट रिसेंटली भी अगर आप देखोगे तो ये जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर ज्यादातर आपको USA की यूनिवर्सिटीज मिलेंगी और कुछ हद तक यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, और 7-8 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि चाइना के अंदर, हांगकांग में, जापान में देखने को मिलता है, और कनाडा में भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स को अगर वहां पर वर्क वीजा चाहिए इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, तो उसको इन यूनिवर्सिटीज के माध्यम से डिग्री लेनी होगी, तभी वो अप्लाई कर सकता है। अब इन सारी चीज को लेकर यूके क्या कह रहा है? देखिए, यूके के जो चांसलर हैं ऋषि सुनक, उनके द्वारा बोला गया है कि ये जो वीजा ऑफर हम लेकर आए हैं, इससे हम इंश्योर करेंगे कि विश्व के जो बेस्ट और ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं वो हमारे देश के अंदर आकर काम करें। इसके अलावा जो प्रीति पटेल है, होम सेक्रेटरी, उनका कहना है कि ये जो स्कीम है वो एबिलिटी और टैलेंट को पहले रखता है, रादर देन समवन, मतलब आप कहां से आ रहे हो, इसके बजाय जो आपकी एबिलिटी है वहां पर आप जो है इसके माध्यम से वर्क कर सकते हो। लेकिन एक्चुअली जो ट्रुथ है, जो एक्सपर्ट्स का कहना है, उनका ये कहना है कि
ये बहुत ही ज़्यादा बायस्ड सिस्टम जो वीज़ा स्कीम लाई गई है वो बहुत ही ज़्यादा बायस्ड है। आप सोचिए आईआईटी और आईएम से बड़ा टैलेंट आपको कहां पर मिलेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो से आपको बड़ा टैलेंट कहां पर मिलेगा, ये यहां पर बोला जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे कहा कि ये जो पूरा वीज़ा एप्लीकेशन स्कीम लाया गया वो आईवी लीग जो ग्रेजुएट्स हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो नाम चलते आ रहे हैं, उन्हीं के लिए ये काम करने के लिए पूरा वीज़ा स्कीम लाया गया है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है इन सारी चीज़ों को लेकर। इनफैक्ट ये जो हायर एजुकेशन के अंदर जो पूरी रैंकिंग सिस्टम चलती है वो भी लंबे समय से क्रिटिसिज्म में आई है। बेसिकली क्या हुआ है, ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के नाम अक्सर आप सुनते होंगे, उसके अंदर बोला जाता है कि सोशल साइंस हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया, इस तरह की जो सब्जेक्ट्स हैं उसको डी वैल्यू कर दिया जाता है और ज़्यादातर एम्फेसिस रखा जाता है रिसर्च के ऊपर। और स्पेशली क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, इसकी वजह से वो काफ़ी हद तक अपनी जो रैंकिंग है उसको बरकरार रखने में जो है कामयाब रहते हैं। और बाकी जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं विश्व के अंदर वो टॉप रैंकिंग में नहीं आ पाती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो टीचिंग या फिर एकेडमिक से ज़्यादा रिसर्च के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, उनके पास ज़्यादा टाइम होता है आर्टिकल्स पब्लिश करने के लिए, बुक्स पब्लिश करने के लिए। और ज़्यादातर जो क्राइटेरिया होता है रैंकिंग सिस्टम का, उसमें इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर फोकस होता है। साथ ही साथ अगर आप देखिए तो बहुत सारी जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट है, वो कुछ चुनिंदा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं। वैसे अगर हम बात करें इक्वालिटी की तो यहाँ पर सभी को बराबर पैसा मिलना चाहिए। अब मान लो भारत के अंदर आप देख लो, अब भारत सरकार अगर ये करना स्टार्ट कर दे कि नॉर्थ इंडिया में ही ज़्यादा पैसा लगाए यूनिवर्सिटीज़ में और साउथ में कम दे, तो ये काफ़ी इनइक्वालिटी हो जाएगी। यहाँ पर अब क्या होता है कि अगर सरकार सोचती है कि हमें इस यूनिवर्सिटीज़ को टॉप रैंक में लाना है, तो अब मान लो 100 रुपीज़ यहाँ पर जो है बजट रखा गया है एजुकेशन के लिए, तो 70 से 80 रुपए एक ही यूनिवर्सिटी को चला जाएगा और बाकी का 20 से 30 रुपए बाकी की जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको चला जाता है। तो इसी की वजह से क्रिटिसिज्म हो रहा है। देखो, रैंकिंग निकालना गलत नहीं है, रैंकिंग जो निकल रहा है चलो ठीक है, एक पैमाना निकल जाता है, लेकिन रैंकिंग उस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया उसके आधार पर अगर आप वीज़ा देना स्टार्ट करोगे, इसी को लेकर काफ़ी बैकलैश हो रहा है। और इसीलिए आप देखिए जो इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, यूके के प्रेसिडेंट अमित तिवारी, उन्होंने यही कहा कि प्रेजेंट डे में भारत सबसे ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट सप्लाई करता है यूके के यूनिवर्सिटीज़ को। और ऐसा होने के बावजूद भी इस पूरे प्रोग्राम के अंदर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को शामिल नहीं करना, ये लॉजिक से काफ़ी अलग है। जो प्रोफेसर्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स हैं, वो आईआईटी आईएम से कई सारे आते हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कैश काउस की तरह ट्रीट किया जाता है, मतलब कि जब चाहे आप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को शामिल कर लेते हो किसी चीज़ के अंदर, जब चाहो नहीं करो। तो इसी को लेकर जो है अब देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन कंक्लूजन में बार बार सवाल यही खड़ा होता है यहाँ पर कि क्या ये जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग सिस्टम है, क्या उसके बेसिस पर आपको इस तरह का वीज़ा स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि अगर एक देश ये चीज़ स्टार्ट करेगा तो हो सकता है आगे चलकर भारत भी किसी दूसरे प्रकार का सिस्टम ले आए यहाँ पर। तो देखना होगा आगे क्या होता है। और यहाँ पर कई लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार को इसके लेकर वॉइस रेस करनी चाहिए, देखा जाएगा। आई होप कि ये जो पूरा मामला था आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, हम अब यूके की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं और एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, ब्रिटिश टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम था उस समय यहाँ पर अगर आप देखोगे, कौन सा कॉलेज इंडिया में इट वॉज सेटअप बाई लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले ने यहाँ पर उस कॉलेज को सेटअप किया था फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके ट्रेनिंग के लिए, सिविल सर्वेंट्स के ट्रेनिंग के लिए वो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में उनके ट्रेनिंग के लिए सेटअप किया गया था लॉर्ड वेलेस्ले। कौन सा कॉलेज है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज़ में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसे मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूज़ दिस कोड अंकित40 ऑन आवर ऐप या फिर वेबसाइट, वहाँ पर आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।